गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारी इंटरनेशनल लॉ की ये सीरीज चल रही है, उसकी ये आपकी 5th वीडियो है। आज हम 5th वीडियो डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे प्रत्यर्पण क्या होता है, यानी प्रत्यर्पण विधि क्या है, और वादों की सहायता से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और इसमें आज हम मेन पॉइंट्स हैं उसको वो डिस्कस करेंगे। हम परिचय देखेंगे, इसकी परिभाषा और प्रत्यर्पण के तत्व क्या होते हैं उनको देखेंगे, इसके उद्देश्य और प्रत्यर्पण के नियम क्या है उसको देखेंगे, और साथ ही प्रत्यर्पण की प्रक्रिया क्या है, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया व प्रत्यर्पण और निष्कासन जो होता है दोनों में अंतर, सब दोनों में एक देखने में पढ़ने में एक से लगते हैं, इन दोनों में अंतर भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। तो नॉर्मली परिचय यही है कि देखिए प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण क्या होता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी अपने स्थित राज्य में, जिस राज्य में वो रह रहा है उस राज्य में किसी भी अपराध को कारित कर दिया जाता है, और अपराध की सजा से बचने के लिए वह किसी अन्य राज्य में शरण ले लेता है। यानी मान के चलो किसी व्यक्ति ने भारत में अपराध किया है, अब भारत से किसी ऐसे राज्य में चला जाएगा, यानी जिस राज्य में जो अपराध भारत में किया वहां पर वो अपराध के संदर्भ में देखा जाता है, अन्य राज्य में अपराध के संदर्भ में ना देखा जाए। अब इस तरह अपराध करके वो अन्य राज्यों में शरण ले लेते हैं अपराधी, अपराधों से, अपराध दंड से बचने के लिए। अब जिस राज्य में ये अपराध किया जाता है, मान के चलो भारत में किया, तो भारत भारत द्वारा इसकी मांग की जाती है, इसके संदर्भ में उसकी मांग की जाती है। ठीक है, कि इसे हमें सौंपने की कृपा करें, क्योंकि इसने अमुक कोई भी प्रकार का दंड कारित किया है उसके संदर्भ में। अब मुख्य रूप से इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्राडिक्शन, यानी एक्स्ट्राडिक्शन इसको एक्स एवं ट्रेडिटम, ट्रेडिटम शब्द से मिलकर बना है, यानी इसका यहाँ पर अर्थ होता है अपराधियों का परिधान, यानी नॉर्मल ये वही कहते हैं प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण इसको कहते हैं। और स्टाक जो अपने विधि शास्त्री रहे हैं उन्होंने एक कृति लिखी है, उन्होंने अपनी कृति में भी यही कहा है कि जो प्रत्यर्पण होता है, प्रत्यर्पण वहीं से शुरू हो जाता है जहां से शरण समाप्त होती है। इस इस कथन को समझने की कोशिश करें कि जो प्रत्यर्पण है वहीं से शुरू होता है जहां से शरण खत्म हो जाती है। प्रत्यर्पण यानी अन्य राज्य द्वारा दूसरे जिस राज्य में उसने कोई भी अपराध किया है उस राज्य को सौंप देना। तो प्रत्यर्पण वहीं से शुरू हो जाता है जब शरण समाप्त हो जाती है, जब अन्य राज्य में रहने की शरण ही समाप्त हो जाएगी तो उसे मजबूरन उस राज्य में आना पड़ेगा, अपने आप को सौंपना पड़ेगा। तो ये चीज है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो ओपनहाइम के द्वारा इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो प्रत्यर्पण अभियुक्त व्यक्ति को, जो अभियुक्त व्यक्ति अपराधी व्यक्ति होता है, उस अपराधी व्यक्ति को उस राज्य को जहां वह अपराध का अभियुक्त है, अब जिस राज्य का वह अपराध का अभियुक्त है, अपराधी है, उस राज्य को सौंप देना जिसके राज्य क्षेत्र में वह रहता है। सीधा मतलब यही है, जिसने हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया इस चीज को, कि यानी प्रत्यर्पण वही है जो अभियुक्त व्यक्ति जो होता है उसको उस राज्य को सौंप दिया जाता है जिस राज्य में वो अपराध किया है, जिस राज्य का वो अभियुक्त है, और उस राज्य को सौंप देना ही प्रत्यर्पण कहलाता है, जिसके राज्य क्षेत्र में वह रहता है। ठीक है, यानी जिस राज्य क्षेत्र में वो रहता है उसके द्वारा सौंप दिया जाता है। इसके कुछ तत्व है, तत्व देख लेते हैं। प्रत्यर्पण के तत्व क्या है। जो प्रत्यर्पण होता है उसके तत्व है, पहला तत्व है अभियुक्त होना। सबसे पहला तत्व यह है कि जो भी व्यक्ति, इसमें क्या है, प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक है एक व्यक्ति का अभियुक्त या अपराधी होना आवश्यक है। दूसरा इसका तत्व है राज्य क्षेत्रीय राज्य होना, राज्य क्षेत्रीय राज्य होना। राज्य क्षेत्रीय राज्य से आशय है कि जिस राज्य में कोई भी अपराधी शरण लेता है उसको बोलते हैं राज्य क्षेत्रीय राज्य। तो प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक है एक राज्य क्षेत्रीय राज्य का होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा आवश्यक तत्व इसका निवेदक राज्य होना, यानी जिस राज्य का वो एक तरह से निवासी था, या जिस राज्य में उसने अपराध किया है, अपराध घटित किया है, अब वो अपराध घटित करके अन्य राज्य में चला गया, यानी कौन से राज्य में चला गया, हमने ऊपर बताया था राज्य क्षेत्रीय राज्य में चला गया है। तो अब जिस राज्य में उसने अपराध घटित किया था वह राज्य यहाँ पर निवेदक राज्य कहलाएगा। जैसे हमने भी एक एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें भारत अगर किसी से निवेदन कर रहा है कि भारत का अपराधी और हमें ऐसे सौंपने की कृपा करें, तो यहाँ पर भारत निवेदक राज्य हो जाएगा। तो आवश्यक है प्रत्यर्पण के लिए कि एक निवेदक राज्य हो। साथ ही इसमें अनुरोध की आवश्यकता है, इसमें अनुरोध किया जाना चाहिए। प्रत्यर्पण ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी व्यक्ति को अपने पास नहीं बुला सकता है, इसके लिए अनुरोध किया जाना आवश्यक है किसी अन्य राज्य द्वारा, किसी दूसरे राज्य से। पांचवा तत्व है इसमें
राजनयिक द्वारा अनुरोध, जो इसको हम नॉर्मली राजदूत भी बोलते हैं, ठीक है। तो राजनयिक जो होता है वो किसी राज्य या देश के संदर्भ में वो अनुरोध करता है, उसके द्वारा अनुरोध किया जाता है, और इसी की ऐसे इन्हीं कार्यों के लिए राजनयिक का गठन भी होता है। तो ये थे इसके मुख्य तत्व थे इसके प्रत्यर्पण के। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, जो प्रत्यर्पण होता है उसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रत्यर्पण के। तो पहला उद्देश्य ये है कि अपराधियों को दंडित किया जाना। सबसे पहला उद्देश्य ये रहता है इसका कि जो अपराधी हैं उनका प्रत्यर्पण, वो एक अपराध करके दूसरे देश में भागे, दूसरे राज्य में भाग गए, तो उनको ला करके उस उक्त अपराध के लिए उसको अपराध से दंडित किया जाना, इसका सबसे पहला उद्देश्य रहता है। वरना फिर अपराधियों में ये प्रवृत्ति पाई जाएगी, अपराध करके किसी अन्य देश में भाग जाया करेंगे। तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए दंड का प्रावधान किया गया इसमें, इसका उद्देश्य रहता है। और अपराधियों में भय व्याप्त करना, यानी आगामी जो अपराधी इस प्रकार के कृत्य करने की सोचते हैं कि अपराध करके अन्य देश में भाग जाएंगे और बच जाएंगे, तो इस प्रकार से उसको भय को कायम रखने के लिए प्रत्यर्पण द्वारा अपराधियों को अपराध दंडित किया जाता है, और अपराध में भय भी आवश्यक है, ये भी इसका उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है राज्य क्षेत्रीय राज्य की सुरक्षा। इसका आशय यहाँ पर यह है कि कोई भी का व्यक्ति अगर अपराधी प्रवृत्ति का है, तो एक्स राज्य से अपराध करके अगर वाई राज्य में चला गया है, तो इसको हम बोलेंगे राज्य क्षेत्रीय राज्य, और इसको बोलेंगे निवेदक राज्य। तो ये राज्य क्षेत्रीय राज्य, इसकी भी सुरक्षा यहाँ पर जरूरी है। अब एक्स राज्य इसको बता देगा कि का व्यक्ति काफी जघन्य अपराधी है और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो आप इसे शरण ना दें। तो इससे राज्य क्षेत्र राज्य की भी सुरक्षा होती है, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति कहीं विकास के कार्य नहीं करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है राज्यों का संबंध कायम रहे, और इस प्रकार की क्रियाओं से, जो प्रत्यर्पण संबंधी क्रिया है, उनसे राज्यों के संबंध भी कायम रहते हैं एक दूसरे से। अगर मान के चलो यहाँ पर एक्स का व्यक्ति इसके यहाँ पे शरण ले रहा है वाई देश के राज्य के यहाँ पे, अगर वाई राज्य का व्यक्ति एक्स के यहाँ पे शरण लेगा, तो एक दूसरे में संबंध बन जाए कि आप हमारे को दे देना, हम आपके अपराधियों को आपको एक तरह से सौंप देंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट है साक्ष्यों की उपलब्धता अभियुक्त द्वारा होती है, यानी जब प्रत्यर्पण कर दिया जाता है, तो जो अपराधी जिस अपराध का अपराधी होता है, तो उसके जरिए अपने बयानात भी दिए जाते हैं, जिससे साक्ष्य संबंधी अन्य बातें निकल कर आती हैं, तो साक्ष्यों की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। तो ये थे इसके मुख्य उद्देश्य थे प्रत्यर्पण के। अब प्रत्यर्पण के हम यहाँ पर नियम देख लेते हैं। जो प्रत्यर्पण होता है उसके नियम क्या है, किस प्रकार से होना चाहिए या किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके नियम क्या है, रूल्स क्या है। तो पहला ये नियम ये है कि द्विपक्षीय संधि द्वारा यह किया जाना चाहिए, यानी जो भी यहाँ पर आपका निवेदक राज्य है और राज्य पक्षीय राज्य है, उन दोनों में संधि के तौर पर यह काम होना चाहिए, ठीक है। वही मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था, एक्स राज्य और वाई राज्य एक दूसरे में इस प्रकार की संधि कर लें कि अगर आपके यहाँ हमारा अपराधी पहुंच जाता है तो आप हमें सौंप दें, और हमारा अपराधी आपके यहाँ पहुंच जाएगा तो आप हमको सौंप दोगे। तो इस प्रकार की द्विपक्षीय संधि इसमें होनी चाहिए। दूसरा यह है कि इसमें देखो राजनयिक तीन देख लीजिए, इसमें राजनयिक अपराधी जो होते हैं और सैनिक अपराधों से संबंधित सैनिक अपराधी, सैनिक कृत्यों से संबंधित और धार्मिक अपराधों से संबंधित अपराधी, इनका प्रत्यर्पण करना आवश्यक नहीं माना गया है प्रत्यर्पण के संदर्भ में। यानी इनको कोई राज्य अगर किसी राज्य से बोलता है कि इस प्रकार राजनीतिक यानी पॉलिटिशियंस जो होते हैं या फिर सैनिक संबंधी जो होते हैं या धार्मिक संबंधी होते हैं, अगर इनका प्रत्यर्पण करना चाहें तो इस प्रकार के प्रावधान नहीं है, ये नियम के अनुसार है, इनका प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता, ठीक है, नॉर्मली। अगला है सामान्य नागरिकों का प्रत्यर्पण नहीं। हाँ, साथ में ये भी है कि किसी देश के सामान्यतः नागरिकों का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। नागरिकों के संबंध में अगर किसी देश का कोई नागरिक है, एक्स कोई भी एक्स राज्य है और ये वाई राज्य है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति आकर के एक्स राज्य में कोई घटना को घटित कर जाता है, अब दोबारा वो अपने देश में ही चला जाता है। अब ये एक्स राज्य कहे कि अब आपके नागरिक ने हमारे यहाँ कोई घटना घटित कर दी, वो हमारे यहाँ अपराधी है, तो आप उसको हमारे यहाँ हमें सौंपिए क्योंकि हमें से दंडित करेंगे। तो इस प्रकार से सामान्यतः नागरिकों का प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है, ये नियम के अनुकूल है, इसको नहीं किया जाएगा, ये नियम के प्रत्यर्पण के नियम में, ठीक है। विशेषता, अगला नियम है अपना विशेषता का नियम। इसमें दो प्रकार के नियम है, दोहरी आपराधिक का नियम और विशेषता का नियम। इन नियमों को समझ लो। विशेषता के नियम के अंतर्गत ये बताया गया है, एक मिनट,
विशेषता के नियम के अंतर्गत ये बताया कि प्रत्यर्पण के लिए ये नियम जरूरी है, विशेषता का नियम, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर प्रत्यर्पण किया जा रहा है, प्रत्यर्पण वाली प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को जो किसी भी कार्य विशेष का अभियुक्त है, अपराध का दोषी है, तो उसको जो कार्य उसने किया है उसी कार्य के लिए उसको दंडित किया जाना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए उसको दंडित नहीं किया जा सकता। इसमें ये विशेषता का नियम इसको ये कहता है, यानी कार्य विशेष में जो उसने जो कार्य किया उसी के लिए दंडित किया जा सकता है, अन्य कार्यों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। जबकि दोहरी आपराधिकता का नियम क्या कहता है? दोहरी आपराधिकता का नियम ये कहता है कि मान के चलो किसी का व्यक्ति ने कोई कार्य किया है, अपराध किया है, तो वो जो अपराध है वो निवेदक जो राज्य होता है, निवेदक जो राज्य जो होता है और राज्य क्षेत्रीय जो राज्य होता है, दोनों ही राज्यों में अपराध मानना चाहिए, अपराध अपराध के रूप में वो पहचान होनी चाहिए उस अपराधी की, उसके उसके कृत्य की, और उस द्वारा कृत्य किया है तो वो कृत्य अपराध है, और वो अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी, इस तरह की पहचान होनी चाहिए, दोहरी आपराधिकता का नियम है। अगला पॉइंट अपना नियम है पर्याप्त साक्ष्य, यानी अगर किसी व्यक्ति को किसी निवेदक राज्य द्वारा अपराधी बताया जा रहा है तो उसके लिए उसके पास पर्याप्त युक्ति युक्त साक्ष्य होने चाहिए, ये भी जरूरी है। अगला पॉइंट है निवेदक राज्य द्वारा निवेदन, इसमें निवेदन किया जाना जरूरी है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, निवेदन काफी आवश्यक है निवेदक निवेदक राज्य द्वारा। अगला पॉइंट अपना नियम है नियमों का पालन जरूरी है, संधि द्वारा निर्माण, यानी दो राज्यों के बीच जो भी संधि द्वारा निर्मित निर्मित नियम है उन नियमों के अनुरूप ही किसी व्यक्ति का अपराधी का प्रत्यर्पण किया जा सकता है। तो ये कुछ नियम थे। अब प्रत्यर्पण की प्रक्रिया देख लेते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो नॉर्मली राज्यों के मध्य जो संधि होती है उसके अनुरूप ही प्रत्यर्पण की प्रक्रिया कार्यरत रहती है। अपना लास्ट पॉइंट है प्रत्यर्पण और निष्कासन में अंतर, ये देख लेते हैं। तो प्रत्यर्पण और निष्कासन में अंतर क्या है? राज्य के हित में निवेदक राज्य द्वारा किया जाता है, तो ये राज्य के हित में, निवेदक राज्य के हित में होता है प्रत्यर्पण, जबकि ये निष्कासन वाले राज्य के हित में होता है। निष्कासन निष्कासन वाले ये प्रत्यर्पण तो निवेदक राज्य के हित में होता है, और निष्कासन जो राज्य निष्कासित करता है, किसी को निकालता है अपने राष्ट्र से, तो उसके हित में होता है, निष्कासित करने वाले राज्य के हित में। ठीक है। दूसरा पॉइंट है निवेदन की आवश्यकता, यहाँ निवेदन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ अगर कोई व्यक्ति राज्य द्वारा अपना अपना नागरिक भी निकाला जा रहा है, निष्कासित किया जा रहा है, अपने नागरिक को तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्य व्यक्ति अगर कुछ किसी राज्य में आ गया उसको निष्कासित किया जा रहा है, तो किसी राज्य विशेष से उसको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है या निवेदन की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट है द्विपक्षीय, प्रत्यर्पण की आवश्यक है कि द्विपक्षीय प्रक्रिया होनी चाहिए, एक तो निवेदक राज्य होना चाहिए, एक पक्षीय राज्य होना चाहिए। जबकि ये एक पक्षीय हो सकता है, कैसे कि मान के चलो ये राज्य है, अब यहाँ पे किसी अन्य राज्य का व्यक्ति यहाँ पर आ गया है, तो इस राज्य द्वारा पूरी पूरी अनुमति कि इसको निष्कासित किया जा सके। अब जरूरी नहीं है ये का व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है वो राज्य इनसे बोले कि इसको निष्कासित करो, ठीक है, तो एक पक्षी हो सकता है। चौथा है उद्देश्य दांडिक अभियोजन, इसका उद्देश्य होता है दांडिक अभियोजन है, दंड को इसको संचालित करना, दंड देना अपराधी को, जबकि यहाँ अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका वीडियो। वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।